बिहेव किया रत्नाम के साथ। ऑल्सो जो इसके अपने ट्राइबल पर्सन्स थे उन्होंने भी इसके साथ कोऑपरेट नहीं किया रत्नाम के साथ। देन रत्नाम को मजबूर होना पड़ा, इसने अपना गांव छोड़ा, इसका जो हट था उसको जला दिया गया। उसके बाद एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेटिस एक्ट, एक है जो पास हुआ था 1989 में। तो इस एक्ट के मुताबिक जो दलित्स है इनको अपना जो मतलब बोलने का हक दिया गया। अब मैं आपको इसी एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा, जो एक्ट पास हुआ था 1989 को। अंडर दिस वेरी पर्टिकुलर एक्ट जो दलित थे स्पेशली, इनके साथ जो एक स्टेबली ट्रीटमेंट किया जाता था इनके साथ, मतलब दे वर ट्रीटेड एज स्टेबली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया by the upper classes or by the upper castes. Dalits were not supposed to participate in festivals or to go inside temples for worship or for other things. Their life was confined under certain traditions, under certain customs. जो कस्टम्स थे, वो जो ट्रेडिशंस थे, उनको पार करना इन दलित्स के लिए टोटली प्रोहिबिटेड था। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट थे वो जो उनका सारा एक मैनुअल वर्क होता था वो उस वर्क को इनसे ही करवाते थे, जो ये दलित्स होते थे। और इस चीज़ को देखते हुए जब 1970s और 1980s आए, मतलब ये जब ये साल आए, इन सालों को देखा गया कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूशंस उठी। स्पेशली जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में भी वॉल्यूशंस बहुत उठे। एंड ऑल्सो जो नॉर्थ इंडियन पार्ट्स है वहाँ पे भी वॉल्यूशंस उठे। जो दलित्स थे, इन दलित्स ने आवाज़ उठाई कि अगर इंडिया आज़ाद हो गया है, इंडिया के पास अगर अभी मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया है, तो अब भी हमारे साथ क्यों ऐसा बिहेव होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि दैट वी आर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमें लगता है कि दैट वी आर स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल। और इवन जो उनका पीरियड था उस टाइम तो उनके साथ अच्छी तरह वो ट्रीट भी करते थे। इट वॉज जब गांधी जी ने एक पैक्ट पास किया था, पूना पूना पैक्ट, उसमें फिर थोड़ा बहुत इनको कुछ मिला था। मतलब जब गांधी और अंबेडकर ने किया था एक पैक्ट साइन, उस पैक्ट में जो दलित थे उनको, महारस थे, उनको थोड़े बहुत प्रिविलेज मिले। मगर रेस्ट अगर आज़ादी के बाद भी फिर देखा जाएगा अप टू 90s या मतलब 1980s या 1970s में, उस टाइम भी दलित्स के साथ बहुत ही बैडली बिहेव किया जाता था और दे वर एक्सप्लॉइटेड। चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था मतलब सोसाइटी में। तो उस सब को देखते हुए जो दलित्स थे इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने आंदोलन उठाया। जो आंदोलन था, लाइकवाइज अगर इनके साथ साथ जो आदिवासीज थे, मतलब आदिवासीज ने भी एक किस्म का हम क्या कहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने भी अपनी जो डिमांड्स रखी, खासकर जो इक्वल राइट्स है, क्योंकि हमें पता है कि इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर 465 आर्टिकल्स देयर। एंड जो भी कोई आर्टिकल वहाँ पे है, उस आर्टिकल के रिलेटेड कुछ न कुछ अच्छी बात है ही है। तो जो आदिवासीज थे, जो ये दलित्स थे, इन सब मतलब अब ये जो पहले लिक्विडेट ग्रुप्स थे, जो ग्रुप्स पहले लिक्विडेट थे, जो पहले अलग अलग थे, अब ये ग्रुप्स इकट्ठे होने लगे सारे। मतलब अब ये ग्रुप्स का जो आइडिया था, जो ग्रुप्स के थॉट्स थे, जो ग्रुप्स की पॉलिसीज थी, अब ये इकट्ठे सब कुछ करने लगे। क्योंकि अब ये क्या चाहते थे, ये अब चाहते थे कि जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारी लॉन्ग ड्यू डिमांड्स है, जो हमारे साथ क्राइम होते हैं, अगर राइट टू लाइफ हर एक को है, अंडर अंडर मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखेंगे कि हर एक को क्या है, राइट टू लाइफ, तो हमें क्यों फिर नहीं देते हैं मतलब अच्छी तरह से जीने, हमारे साथ क्यों इस तरह स्टेबली बिहेव करते हैं। एंड जब इन लोगों ने मतलब जो यहाँ पे इनके साथ एक क्राइम्स होते थे, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इसीलिए फिर उन्होंने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ।
एंड आवाज़ के बाद फिर ये एक्ट आया, जो एक्ट ऑफ 1989 आया। तो जो पहला एक्ट मतलब इसमें देखा गया कि मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन होती थी यहाँ पे इंडिया में। ह्यूमिलेशन होती थी किनकी? दलित्स की। लाइक एक फिजिकल हॉरिफिक या मॉरली, एक तो हो गया फिजिकल टॉर्चर करना किसी को, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना, बातों से किसी को टॉर्चर करना, दैट यू बिलोंग टू दैट वेरी क्लास, you are not supposed to join us or you are not supposed to compete with us, बिकॉज जो आपकी रेस है, जो आपका बिलोंगिंग है, वो एक डाउन स्टेटस से है, सो आपको अपने हद में बैठना है। मगर अगर हम बात करेंगे जो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट ने इनको, जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, शेड्यूल कास्ट थे, जो बाकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनल ग्रुप्स थे, इनको टू सम एक्सटेंट इनको अभी मतलब एक किस्म का वो हम उसको क्या कहेंगे, वो ना रिलीफ मिला। अब ये मतलब सर्टन प्रिविलेज अब इनके हक में आई। अब इनको ह्यूमिलेशन नहीं होता था, गोया वो फिजिकल ह्यूमिलेशन हो, गोया वो मॉरल ह्यूमिलेशन हो, अब इनको इस तरह से नहीं किया जाने लगा। इसके बाद जो सेकंड एक्ट था, वो था दलित्स और आदिवासीज को लेके, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट था स्लेव्स का। स्लेव्स अगर हम देखेंगे ना एक हिस्टोरिकल पीरियड में, हिस्ट्री में भी पहले पहले मतलब अगर हम एंशंट इंडिया देखेंगे, वहाँ पे कहा गया था कि मतलब दादासाज एंड दादास्यूज, ये एक टर्म थी जो स्लेव्स के लिए इस्तेमाल की गई वहाँ पे, मतलब ये टर्म्स वहाँ पे स्लेव्स के रिलेटेड इस्तेमाल की गई। इसी तरह से जब टाइम पीरियड फिर चलता गया, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी जो ये स्लेव्स का कंसेप्ट था, ये स्टिल प्रिवलेंट था, स्पेशली अमंग कैपिटलिस्ट्स जो इंडिया के थे, या जो इंडिया के हर हायर कास्ट ग्रुप्स थे, लाइक जो ब्राह्मणस थे। इनका मानना था कि जो स्लेव है वो अब भी मतलब एक स्टैगन अभी वो प्रिवलेंट है। एंड एक टर्म थी कि स्लेव लेबर, गुलाम मजदूर, या हम इसको कहते हैं बंदित मजदूर भी, बंदित मजदूर या स्लेव, ये जो लेबर का कंसेप्ट था, इसमें क्या होता था, अगर कोई स्लेव किसी का है, वो उसको फ्री में सारे काम वो से लेता था। जो किसी अपर क्लास के काम होते थे या जो किसी हाई कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके जो भी काम होते थे मैनुअल वर्क्स, वो सारे ये स्लेव लेबर करता था फ्री में। या रॉन्गफुली इनको कहा जाता था कि आप कल्टीवेशन करो, जो मतलब इनकी जो ज़मीन थी उस पर आप कल्टीवेशन करो। जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे जो मतलब अब इनकी डिमांड ये आई सामने कि जो स्लेव लेबर्स थे, जो कभी कभार काम किया करते थे, इनकी जो ज़मीनें थी अपर क्लास की, अब जिन ज़मीनों पे हमने काम किया, जिन पे हमारे पुरखों ने काम किया, हमारे बाबा अजदाद ने काम किया, अब जो ज़मीन है वो अब ट्रांसफ़र कहाँ होनी चाहिए, वो अब हमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अब इनकी डिमांड्स आई सामने एंड ऐसा ही हुआ। टू सम एक्सटेंट इनको जो ज़मीनें थी वो इनको प्रोवाइड की गई, और इनको स्लेवरी की जो चेन थी, इन पे स्लेवरी की ऐसी चेन होती थी कि अगर किसी का बाप किसी का स्लेव था, फिर जो उसके बच्चे थे ना, वो भी फिर उसी के क्या बनते थे, स्लेव। मतलब एक चेन थी, एक चेन प्रोसेस थी जो कभी नहीं मतलब कट जाती थी, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं जाती थी। तो विद दिस एक्ट ये चेन भी अब ख़त्म हो गई। एंड सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन जो दलित्स या ट्राइब्स थे, इनकी जो औरतें थी या माँ बहनें जो थी, इनकी माँ बहनें, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। मतलब उनके कभी नहीं सोचा जाता था कि ये भी ह्यूमंस है। सपोज जो अपर क्लास होते थे या जो हाई कास्ट के होते थे, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे, इनकी जो औरतें हैं, एक्सप्लॉइटेशन था इनके साथ भी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बाकी जो वुमेन थी, मतलब इनके साथ एक डिसरेस्पेक्ट किया जाता था इन औरतों के साथ भी। माँ बहन तो सबकी होती है, जैसे हम में सेंटिमेंट्स होते हैं टुवर्ड्स और मदर, टुवर्ड्स और सिस्टर, इसी तरह से जो आदिवासी दलित्स है, इनकी भी तो वैसे ही सेंटिमेंट्स होंगे ना।
ये जानवर तो नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान ही है। तो वही बात है, जो ये एक्ट था इसने इनको भी जो एक खोई हुई इज्जत थी इन औरतों की, वो इनको अब वापस मिल गई। बात आई आपको समझ में? जो खोई हुई इज्जत थी वो भी अब वापस अब इनको मिलने लगी। तो सम एक्सटेंट जो इनकी लाइफ थी उसमें चेंज आई, सुधार आया उसमें। मतलब पहले की तरह वो अब उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाने लगा। अब जो उनकी लाइव्स थी उनमें अब चेंज आ गया। इसी तरह से जो आदिवासी थे, आदिवासी की जो डिमांड्स थी इस एक्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने आदिवासी के बारे में पहले ही पढ़ा था, आदिवासी को फोर्स किया गया था कि जो उनका एरिया है उन्हें वो एरिया छोड़ना है, उन्हें वो एरिया छोड़ना है। जब उन्होंने वो एरिया छोड़ा था उसके बाद उन आदिवासी को कहा गया कि आपको माइग्रेशन करना है टुवर्ड्स सिटीज़ और टुवर्ड्स अदर एरियाज जहाँ तक मतलब वो जा सकते थे। वो आदिवासी वो वहाँ पे माइग्रेट हुए, वो वहाँ पे बैठ गए। अब इन आदिवासी ने कहा कि हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किए थे पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब मतलब एक्ट्स बने, जब आर्टिकल्स बने, उनके अंडर जो हमारे साथ प्रॉमिस किए गए थे अब उनको भी वो फुलफिल करना है। जैसे दलित्स के हुए, इसी तरह से जो आदिवासीज है, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको भगा दिया गया उन जंगलों से बाय जो मतलब रियल एस्टेट्स थी या बाय जो बाकी ग्रुप्स थे, उन्होंने उनको वहाँ से भगाया। तो इन्होंने उनको कहा कि या तो आप हमें वो प्रोवाइड करो, जो ओल्ड ज़मीन उस पर मतलब वो आप हमें दे दो, या आप हमें सेटल करो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम अच्छी तरह से बैठ सकेंगे, जहाँ पे हम एक इकोनॉमिक मतलब एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे, जो इकोनॉमी वो सर्कुलेट पे रहेगी और हमारी जो एक मतलब एक स्ट्रगल है लाइफ जीने के लिए वो भी ख़त्म मतलब हो जाएगी वहाँ पे। बात आई आपको समझ में? इसी तरह से एक औरत थी सीके जेनो, एक आदिवासी एक्टिविस्ट थी। सीके जेनो का भी एक बड़ा हाथ है इसमें। इसने भी देखा कि जो ट्राइबल्स है, इसने ट्राइबल्स के लिए स्ट्रगल किया। जो ट्राइबल्स के साथ मतलब एक इनडिस्क्रिमिनेशन होता था, उस इनडिस्क्रिमिनेशन को मतलब उसको एक बराबर करने के लिए, या जो जो मतलब ये आदिवासी थे, जो मतलब ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनके साथ जो इनजस्टिस होता था, या मतलब इकोनॉमिक इनजस्टिस होता था इनके साथ, सोशल इनजस्टिस होता था इनके साथ, या पॉलिटिकल इनजस्टिस होता था इनके साथ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करवानी है। जो सीके जेनू एक औरत थी, इसका इसी पे मतलब मुद्दा था, इसने इस पे स्ट्रगल किया। एंड इसके बाद जो बाकी डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंडिया जो है, जो बाकी बाकी एरियाज है, वहाँ से भी फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो लीडर्स आए, उन्होंने सपोर्ट किया इसको, इस औरत को, इसके आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट इनकी जो लाइफ है उसमें भी थोड़ी बहुत क्या चेंज आई। हम ये नहीं कहेंगे कि एक 100% चेंज आया, मतलब जो डेवलपमेंट ना, अगर हम आज भी देखेंगे 21st सेंचुरी में कुछ ऐसे पॉकेट्स है जो हमारी कंट्री है, वहाँ पे अब भी एक्सप्लॉयटेशन होता है इनके साथ, मतलब दलित्स के साथ, या जो शेड्यूल ट्राइब्स जो जो आदिवासी है इनके साथ तो होता ही होता है आज भी। मगर टू सम एक्सटेंट इनकी जो लाइफ है ये बैलेंस्ड अब रही है। क्या अब इनको लगता है कि दैट देयर आर स्टिल प्रिविलेजेस जो हमारे खिलाफ मतलब जो हमारे सपोर्ट में है, जो हमारे सपोर्ट में है? बात आई अपने समझ में? अब अगर हम देखें इसका कंक्लूजन, हम कंक्लूजन में ये देखते हैं कि जो ये सारे राइट्स है, जो लॉज है सारे, ये खाली पेपर पे ही है। मतलब एक बात ये है कि लिखे गए हैं खाली पेपर पे। अगर हम देखेंगे ना, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स मतलब बिफोर मैंने आपको कहा कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, कि अब भी जो दलित्स है, अब भी जो ये मतलब जो जिनकी जो कास्ट लो है, इनके साथ अब भी एक स्टेपली बिहेव होता है। मतलब जो सोसाइटीज इनमें इनके साथ एक स्टेपली बिहेव तो आज भी होता है। जो ये तमाम लॉ बाकी बाकी पॉलिसीज है ये पेपर में ही है, लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे ना, रियलिटी में, इन फील्ड में, तो वहाँ पे ये लैकिंग है सारा सिस्टम ही। ये वहाँ पे क्या है, सारा लैकिंग है सारा सिस्टम। तो अब इसमें क्या है, जो इनका डिज़ायर है, मतलब जो इनकी एक मतलब एक राइट है कि इक्वलिटी, डिग्निटी, या जो मतलब
रिस्पेक्ट, ये सब इनको मिलना चाहिए। जैसे बाकी जो डिफरेंट ग्रुप्स है जैसे उनको मिलता है, इसी तरह से इन जो मार्जिनल ग्रुप्स है हमारी कंट्री के, इनको भी बराबर मिलने चाहिए। ये अगर इनको बराबर मतलब अंडर डेमोक्रेटिक जो एक कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोमिसेस किए जाते हैं हर एक के साथ कि दैट यू आर ट्रीटेड इक्वली, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं जाएगा, जो आपके सारे राइट्स प्रिविलेजेस जो आपका कुछ भी है वो आपको सारा मिलेगा। तो एटलीस्ट इनको एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ प्रोवाइड करनी है कि जो स्ट्रगल हम देखते हैं, जो हम स्ट्रगल देखते हैं डिफरेंट जो कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री में, हम जो स्ट्रगल देखते हैं ये स्ट्रगल ना उठे। क्योंकि अगर ये स्ट्रगल कंटिन्यूसली फिर चले यहाँ पे, इन स्ट्रगल से क्या होगा, इनसे जो हमारी कंट्री की मतलब एक अखंडता है, जो हमारी कंट्री की एक मतलब वो यूनिटी है, वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। जब इम्बैलेंस वो सारा हो जाएगा, उससे फिर कन्फ्यूजन क्योस उठेंगे, और फिर मतलब हम सबको पता है कि वार्स उठेंगे, कन्फ्लिक्ट्स उठेंगे, उससे जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है उस पर एक असर पड़ेगा। बात आई आपको समझ में? तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि जो भी इस पर्टिकुलर पीस ऑफ टेरिटरी पे रहता है मतलब मैं खासकर अपनी इस कंट्री की बात कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे रहता है सब एक है, वी ऑल आर वन। जो नेचर था, जो गॉड है, उसने इंसान को पैदा किया है, और उसने कभी नहीं कहा कि यू शुड बी डिवाइडेड इनटू कास्ट और इनटू सम अदर थिंग्स। उसने कहा कि इंसान पैदा होगा, वो एंजॉय करेगा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिविलेजेस इस टेरिटरी पे। मगर इंसान के कुछ इश्यूज है, उनकी वजह से इसने कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, जिससे ये डिवीजन होगा। एंड इस डिवीजन से फिर क्या होता है, इससे फिर कन्फ्यूजन क्योस क्रिएट होंगे। तो हमें चाहिए, जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसको चाहिए कि हम इन जो मतलब कॉपरेशन में रहे, हर एक के साथ हम मतलब एक फैसिस्ट आइडिया हम लाएंगे, हम यूनिटी में रहेंगे हर एक के साथ, उसी में हमारी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। होप कि आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।